टॉपिक नेम इज रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। यहाँ पर ना आप लोग बेसिकली जो चीज़ सीखने वाले हो उसमें पहली चीज़ आप सीखोगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से मुतालिक चंद एक चीज़ें सीखोगे जो आप लोगों ने ना मैट्रिक में की हैं। उसके बाद आप लोग कॉन्सेप्ट देखोगे कि भाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फ़र्क क्या होता है। जो रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टेंस है ये आपके पास थोड़ा सा फ़र्क है। इनमें से बेटा एक जो होगा वो करैक्टर होगा, एक जो होगा वो उसका क्या होगा, एक उसकी खसूसियत होगी, और दूसरा जो होगा आप उसको ये कह लें कि बेटा वो उसकी नेचर होगी। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगी बेटा वो ज्योमेट्री के ऊपर एक्ट करेगी, जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। फिर हम ये देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है, यहां पर टॉपिक का टाइटल समझिए जरा, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। पहले हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं, उस ग्राफ में देखेंगे कि भाई टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी चेंज कैसे होती है। फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, उस 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर के बढ़ने से जो रेजिस्टेंस है वो कितनी बढ़ती है, उसको किसके अंदर स्टडी करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे कोएफिशिएंट्स के अंदर। किसके अंदर स्टडी करेंगे, कोएफिशिएंट का नाम दे देंगे। तो पहले हम जरा जनरल सी चीजें ले लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। बेटा एक सिंपल सी बात है, हमारे पास एक पाइप ले लें आप पानी वाला, चलें सिंपल कर लेते हैं। एक हमारे पास पाइप है, अब उस पाइप का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, जारी बात है उसमें से पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो पानी उतना ही आए पीछे से, लेकिन अगर मैं पाइप आगे से दबा दूं या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दूं, पाइप छोटा ले लूं, तो बेटा प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, पानी का बढ़ जाएगा। अब इसी तरह से यहां पर है एक कंडक्टर, यहां पर क्या चीज है, एक कंडक्टर है। अब बेटा कंडक्टर की क्वालिटी ये होती है कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी कमी नहीं होती। मैंने आपको कहा था कि कंडक्टर में बहुत ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम रहता है कंडक्टर्स में हमेशा से ही। अब वो प्रॉब्लम ये रहता है कि बेटा जो कंडक्टर्स होते हैं ना, जब आप इस कंडक्टर्स को कनेक्ट कर देते हो बैटरी के साथ, इस तरह से सोर्स के साथ आप कनेक्ट करते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा, क्योंकि बैटरी जो है वो, मैंने कहा था कि जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन को चलाती है। अगर आप ये सोचते हो ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी से आ रहे हैं, आप गलत हैं। इलेक्ट्रॉन बैटरी से नहीं निकलते, हालांकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एनर्जी देने वाला कौन होगा, बैटरी होगी। बैटरी उसको एनर्जी कैसे देगी, क्योंकि वहां पर आप क्या चीज होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। एक जगह पर पोटेंशियल जो होगा, सपोज दैट यहां पर अगर आपके पास पोटेंशियल जो है वो 10 है, इधर वाली साइड पर आ गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, तो इसी वजह से बेटा करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। अब बताने का यहां पर मकसद ये है कि बेटा जब आप इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने की वजह से जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो करंट होता है उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, जब चार्जेस यूनिफॉर्मली मूव करते हैं, हम उसको नाम क्या देते हैं, करंट का नाम देते हैं। क्योंकि जो पिछला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, उसमें आप पढ़ते हो चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस मूव करते हैं, दो तरह से मूव कर सकते हैं, या तो चार्जेस यूनिफॉर्मली मूव करेंगे या रैंडमली मूव करेंगे। अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली मूव करे तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्जेस रैंडमली मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो चार्जेस को यूनिफॉर्मली मूव करवाने के लिए मैंने बैटरी लगाई, तो चार्जेस बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर दिए। लेकिन बेटा अगर ये एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी तो मौजूद होंगे ना, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराएंगे उन कंडक्टर्स के एटम्स के साथ, और वो जो होंगे बेटा कंडक्टर के एटम्स, वही कंडक्टर के एटम्स क्या करेंगे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स जब उसके साथ टकराएंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जाया होगी कि नहीं होगी ना। इलेक्ट्रॉन इधर से इस तरफ उसने मूव करना है, उसने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना है, और अब जब वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी डेसिपेट हो रही है, जाया हो रही है।
वो एनर्जी जाया हो कैसे रही है, वो कौन कर रहा है, कंडक्टर के जो एटम्स हैं। अब सपोज डैट मेरे पास कंडक्टर है इतना सा, अगर मैं कंडक्टर यहां से बढ़ा के बेटा उसकी लेंथ बढ़ा देता हूं, ये ले कंडक्टर की अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो कंडक्टर के अंदर एटम्स बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है इतना सा कंडक्टर है तो एटम्स यहीं पे हैं, उसके ज्यादा होगा तो एटम्स बढ़ जाएंगे, एटम्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इस तरफ मूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि उसे ज्यादा एटम से टकराना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगी, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस कहते हैं किसको, रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को, किसको कहते हैं, रुकावट। इसका मतलब यह हुआ कि बेटा हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। इज दैट क्लियर। अब दूसरी तरफ अगर हमें यहां पर बात कर लेता हूं बेटा, हमारे पास यही कंडक्टर है, अब अगर मैं इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देता हूं, चले मैं सिंपल और कर देता हूं, आपके पास बेटा एक मेटल है, मेटल का सपोज करें छोटा सा इतना सा सिलेंडर है आपके पास, ये वाला इतना सा, हर ये बस छोटा सा ये ले, ठीक है। अगर आप इस सिलेंडर को एक सिक्के की फॉर्म के अंदर ले आए तो क्या होगा, आपने उसको प्रेस किया, फोर्स लगाई, फोर्स लगा के उसको सिक्के की फॉर्म में ले आए, पहले उसके पूरे एटम्स जो थे वो यहां पर पूरे सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट थे, अब जो सिक्के की फॉर्म में आ जाएगा तो एरिया बढ़ेगा कि नहीं, एरिया बढ़ेगा, लेकिन एटम्स तो उतने रहेंगे, एटम्स तो नहीं बढ़ने वाले उसके अंदर। जैसा कि एक सिंपल एग्जांपल है पाइप वाली, मैंने कहा कि पाइप में से पानी गुजर रहा है, आपने क्या करना है कि पाइप आगे से दबा दें, उसका एरिया कम कर दें, रुकावट बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाता है ना। अब यहां पर यह है कि बेटा जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बेटा जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्या होगी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां तक बात समझ में आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करिए, ये वही पुरानी बातें हैं बेटा अभी तक, तो जब हम इकट्ठा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास L ओवर A, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी बेटा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर आएगा जिसको नाम दे देंगे रो का या रेजिस्टिविटी का, और ये आ जाएगा बेटा रो ओवर A, यानी कि जो रेजिस्टेंस है बेटा वो डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर भी, वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन एक चीज याद रखना है बेटा, जो रेजिस्टिविटी होगी जिसको रो का नाम दिया है, ये नहीं डिपेंड करेगी ना लेंथ के ऊपर ना एरिया के ऊपर। कैसे डिपेंड नहीं करेगी, वो हम मैथमेटिकली फॉर्म से इसी फार्मूला से निकाल के देखेंगे कि भाई ये किस तरह से डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहले हम देख लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप बेटा रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस पहले जिस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा वो हमारे पास होगी ज्योमेट्री ऑफ द शेप, ज्योमेट्री ऑफ शेप। अब ज्योमेट्री ऑफ शेप का मतलब क्या है, ज्योमेट्री ऑफ शेप का मतलब अगर लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगी कि नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ज्योमेट्री उसकी शेप, ज्योमेट्री चेंज हो रही है तो वो भी चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, एरिया का मतलब ज्योमेट्री चेंज होगी, होगा ना सब कुछ। सेकंड चीज नेचर, नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की नेचर पे भी डिपेंड करेगी। सपोज दैट आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, अब एक जो कंडक्टर है, देखें आपको पता है इस बात का कि बेटा जो लोहा है वो भी कंडक्टर है, लेकिन सम टाइम अगर आप लकड़ी को थोड़ा सा गीला कर देते हैं वो भी कंडक्टर बन जाती है। अब दोनों की रेजिस्टेंस में फर्क है कि नहीं, है ना फर्क। तो यही वो कह रहा है कि बेटा कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट तेजी से गुजरेगा, कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट आहिस्ता से गुजरेगा। तीसरी जो चीज होगी जिसके ऊपर डिपेंड करेंगे दैट इज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से भी इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी कोलिजन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स की, तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता हीट लॉस होती चली जाएगी, और मैंने कहा था कि अगर हीट लॉस होती जा रही है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमने जो हीटिंग इफेक्ट वाला था करंट का, वहां पर हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ओके,
अब ये तो बेटा हमें पता चल गया कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन मेन जो चीज़ हमें आज करनी थी वो है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? याद रखना जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इट डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड भी नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी देखना जरा इधर। अभी इसी से हम फार्मूला से निकाल लेते हैं, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अगर मुझे रो की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू R A ओवर L। ठीक होगी बात? ओके, अब देखिए मैं क्या करूंगा। रो इज इक्वल टू R ओवर L। अगर मैं A को सेपरेट करता हूं कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं पड़ रहा ना इक्वेशन के ऊपर। अब देखें जरा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं? जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं? दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट होगा कि नहीं? रो तो कांस्टेंट रह गई। रो चेंज होगी? रो चेंज नहीं होने वाली, नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी साथ में रेजिस्टेंस भी उतनी बढ़ जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से रो आपकी सेम रह जाएगी। अच्छा जी, अब बात आती है एरिया के ऊपर। क्या एरिया पे डिपेंड करते हैं? इसको एक और बार देख लेते हैं। रो इज इक्वल टू 1 ओवर L R A। अगर इस तरह से मैं ले आता हूं, अब देखिए क्या, देखिए अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इफेक्ट तो फिर सेम है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं। तो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं होगी। तो फिर पीछे कौन सी चीज बची? पीछे हमारे पास एक ही चीज बची कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करने वाली है? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहां पर भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा। टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, ग्राफ जब बनेगा तो बेटा बिल्कुल लीनियर बनता जाएगा, बिल्कुल लीनियर सीधा बनेगा। लेकिन क्या होगा जब टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, तो जो ग्राफ होगा अचानक बेटा वो डाइवर्ट हो जाएगा, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। अब रेजिस्टिविटी कितनी चेंज हुई है? हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो टेम्परेचर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर बढ़ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो रेजिस्टिविटी भी ऊपर जा रहा है। ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है। लेकिन जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया तो रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ था वो चेंज हो गया, वो लीनियर नहीं रहा, वो सीधा नहीं रहा। अब हमें ये समझना है इस टॉपिक में कि भाई ये जो ग्राफ है ये चेंज कितना हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। यानी कि अब यहां पर असल में जो चीज है ना आपको समझाने वाली वो ये है कि अगर अब सपोज दैट बेटा यहां पर ग्राफ बन रहा था टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का, फर्ज कर लें यहां पर फर्ज करें टेम्परेचर था 45, लेकिन टेम्परेचर 45 से जा रहा है 46, 1 डिग्री बढ़ा। अब एक नंबर टेम्परेचर, एक दर्जा टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्राफ के ऊपर असर पड़ा है, या नीचे को जाएगा या ऐसे चला जाएगा, हमें उस चीज को समझना है। और उस चीज को समझने के लिए हमें कोएफिशिएंट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, हम पहले देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर हम चलेंगे किसकी जानिब? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्योंकि रेजिस्टिविटी का कोएफिशिएंट तभी निकाल पाएंगे जब किसका निकाला होगा? रेजिस्टेंस का निकाला होगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर के अलावा किसी और के ऊपर भी एक और फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसके ये रेसिप्रोकल होती है, उसको हम नाम देते हैं कंडक्टिविटी।
लेकिन उससे पहले बेटा यूनिट निकाल लें एक बार। यूनिट क्या निकलता है इसका, यूनिट निकाल लें, क्या निकलेगा, यहां पे लिख लें फार्मूला, लिखवाइए जरा। रो इज इक्वल टू, हरी अप बेटा सामने है फार्मूला, इधर देखें, आर ए ओवर एल। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर। तो मीटर ये कट गया, तो आपके पास रो का यूनिट क्या आ गया, ओहम मीटर आ गया। तो ये आपके पास आ गया इसका यूनिट। अब हम चलते हैं कंडक्टिविटी की जानिब। व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहते हैं बेटा कंडक्टेंस से निकला है। कंडक्टेंस कहते हैं करंट के गुजरने को। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का ऑपोजिट है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना, कंडक्टेंस का मतलब है गुजारना। और रेजिस्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगी, कंडक्टिविटी का। यानी कि आपके पास बेटा ये जो आपके पास रो होगी, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। या अगर दूसरे अल्फाज में आप लिख लें, अगर आप कंडक्टिविटी लिखना चाह रहे हैं तो आप इधर वाले साइड पर लिख लें कि भाई कंडक्टिविटी इज रो। कंडक्टिविटी का यूनिट निकालिए, यहां से क्या निकलेगा, 1/ओहम मीटर। तो क्या आ जाएगा, ओहम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। अब एक साइंटिस्ट के नेम पे बेटा एक और यूनिट रखा गया है, वो है हमारे पास ओहम इनवर्स 1 इज इक्वल टू साइमन। किसके इक्वल होता है, हाँ जी, और ये साइंटिस्ट का नेम है, उसके नेम पे रखा गया है। अब क्या मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ ओहम इनवर्स 1 की जगह पे साइमन। साइमन का साइन होता है एस, तो आप लिख लें यहाँ पर एस M1 M इनवर्स 1। तो दैट इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी। एंड और ये किसका यूनिट है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस का यूनिट आपको ऑलरेडी पता है। इज दैट क्लियर, ओके जी। अब हम चलते हैं जरा अपने उस टॉपिक की जानिब जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई वो कितना डेविएट कर गया, उसको हमने समझना है। वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगा कोएफिशिएंट। कौन बताने वाला है, कोएफिशिएंट। तो पहले हम किसका कोएफिशिएंट मालूम करेंगे, रेजिस्टेंस का। चलें जी मालूम करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस का मालूम हो जाएगा फिर आप उसका निकाल लेंगे, ऑटोमेटिकली निकल आएगा। इधर देखिए जरा बेटा मेरे पास है ये कंडक्टर, ठीक है। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस है इसकी ये है R0। R0 का मतलब इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ती है कि नहीं, बढ़ जाती है। तो R0 का मतलब क्या है, R0 का मतलब है कि रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर। और RT का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। समझ में आई बात। R0 और RT का मतलब पता चल गया। R0 का मतलब है कि देखें, यही सपोज करें यही कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो है R0। टेम्परेचर कम था तो रेजिस्टेंस है R0, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ी, वो चेंज हो गई R0 से RT। चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे लेंगे, हम जब भी चेंज लेते हैं हम लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां पर फाइनल क्या है, RT माइनस R0, दैट इज द चेंज। ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R0 के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बेटा रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी चेंज इन रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा आएगा। अगर किसी कंडक्टर की इनिशियल रेजिस्टेंस कम होगी तो उसका चेंज इन रेजिस्टेंस भी कम होगा। अगर किसी कंडक्टर की इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा है, R0 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, जो कि लो टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर बाद में बढ़ा है, समझ आई बात। तो अगर किसी
कंडक्टर की इनिशियल रेजिस्टेंस कम है तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। अब जाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं, तो चेंज इन रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। यानी कि फर्ज कर लें अगर आप कहें कि भाई इसका जो जब टेम्परेचर था मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस, तब मेरे पास थी इसकी रेजिस्टेंस 10, लेकिन जैसे टेम्परेचर 25 से 40 पे गया इसकी जो रेजिस्टेंस आ गई वो थी 15, लेकिन जैसे टेम्परेचर 25 से गया 50 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस आ गई 20। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। जितने ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस यानी कि उतनी ज्यादा बढ़ेगी और चेंज इन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब देखें यहां पर टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा था, 25 में से 40 निकालिए कितना आएगा, 15 डिग्री आ जाएगा ना सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर इतना चेंज हुआ, टेम्परेचर के इतना चेंज होने से देखिए रेजिस्टेंस कितनी चेंज हुई, 15 माइनस 10, ठीक है, तो कितना चेंज आया 5 का। लेकिन जब टेम्परेचर 25 से 50 पे जा रहा है, जब टेम्परेचर में चेंज बढ़ रहा है तो उसमें भी तो देखिए रेजिस्टेंस में चेंज बढ़ रहा है कि नहीं। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। चेंज इन रेजिस्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इज दैट क्लियर, लिख सकता हूं कि नहीं, ये बात समझ में आई आप लोगों को। कैसे कहा मैंने आपको कहा कि सपोज दैट ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है 10, 25 से जब टेम्परेचर गया 40 डिग्री सेल्सियस तो रेजिस्टेंस होगी इसकी 15। अब टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ, 15 दर्जे चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस में फर्क कितना आया, 5, क्योंकि हम कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर फाइनल 15 थी, इनिशियल थी 10, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कम है। लेकिन जैसे ही आपने इसको बढ़ाया, टेम्परेचर और बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ने से चेंज इन रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए ना। ओके जी, अब हम इसको जरा इकट्ठा करके लिख लेते हैं इक्वेशंस को। आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी। ओके जी, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करिए, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आर नॉट टी। अल्फा की वैल्यू निकालिए, अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा बेटा आपके पास आर टी माइनस आर नॉट, और ये इधर जाके आगे डिवाइड हो जाएगा आर नॉट टी, ये आपके पास आ जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा जी, अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको निकालते हैं। ओके जी, रेजिस्टिविटी किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा, ये वाला, ऐसे ही है। चलें इसको पकड़ते हैं, पहले रेजिस्टिविटी देखते हैं टेम्परेचर कम पे। टेम्परेचर कम, रेजिस्टिविटी कम, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी ना, ग्राफ आपके सामने बना था। चलें जी, इसका मतलब है टेम्परेचर कम था तो रेजिस्टेंस भी कम थी, तो रेजिस्टिविटी आर नॉट, तो रेजिस्टेंस भी आर नॉट, एरिया तो सेम रहेगा, लेंथ भी सेम रहेगी, वो तो नहीं चेंज हो रही। क्या मैंने इसका एरिया और लेंथ चेंज की, नहीं की। इसका मतलब है आपके पास आ जाएगा ए एल। ओके जी, अब हम रेजिस्टिविटी देखते हैं टेम्परेचर टी, जब टेम्परेचर चेंज हुआ आर टी ए एल, आगे वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं रो की यहां पर। अब आपने करना क्या है, यहां पर सिंपल सी बात है, हमें अगर कोएफिशिएंट चाहिए रेजिस्टिविटी का, अगर हमें रेजिस्टिविटी का कोएफिशिएंट चाहिए तो हमें आर टी की जगह आर टी की वैल्यू पुट करनी चाहिए, आर नॉट की जगह पे आर नॉट की करनी चाहिए, ऐसे ही है। अब यहां से बेटा आर नॉट की वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगी, आर नॉट में इधर ही रहने दूंगा, इधर देखिए ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई रो नॉट एल ओवर ए। इज दैट क्लियर, ओके, इधर भी यही आएगा, आर टी आगे इज इक्वल टू रो टी एल ओवर
ए। चलें जी, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। अल्फा इज इक्वल टू आर टी की वैल्यू लिखवाइए, रो, ये देखें, रो टी एल ओवर ए, उसके बाद हाँ जी माइनस, उसके बाद आर नॉट लिखवाएं जल्दी से, ए डिवाइडेड बाय आर नॉट था, आर नॉट किसके इक्वल था, रो नॉट एल ओवर ए। चले जाओ, नहीं जाएं, आप क्लास में जाएं। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब यहां से मैं एल ओवर ए कॉमन ले सकता हूं? चलें जी, ले लेते हैं। एल ओवर ए आ गया बाहर, तो ये आ गया आपके पास बेटा रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय, यहां पर नीचे भी एल ओवर ए है ना, ओके, रो और टी, ये इससे कैंसिल हो गया। अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी, that is the coefficient of, is that clear? चलें जी, कोई क्वेश्चन है?